हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट प्रीवियस पेपर 31 जनवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ था सोशल साइंस स्टडीज का, या सोशल साइंस भी बोलते हैं इसको। और ये सेकंड पेपर है, 6 to 8 वाला है। और इस सीटेट के प्रीवियस पेपर की मैंने पिछले 10 ईयर की सीरीज चला रखी है, यानी कि 2013 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे मैं करा रही हूँ। और मैंने इसके लगभग 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। 2015 वाला भी कराया है, 2016 वाला भी कराया है, 18 वाला भी कराया है और 19 वाला भी कराया है। 17 में कोई एग्जाम आपका नहीं हुआ था। 2022 के 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और ये 2021 का चल रहा है। तो आपने ये सभी प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और मैंने 6 to 8 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये बात बिल्कुल सही है। जो चोल मंदिर थे वो बहुत भव्य बनाए जाते थे, बहुत सुंदर बनाए जाते थे, और ये धार्मिक भी के भी केंद्र थे और सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी। नेक्स्ट देखते हैं। कथन 2, चोल कांस्य प्रतिमा देवी देवताओं की थी। ये बात बिल्कुल सही है, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ये भी ठीक है। लेकिन देखिए इन दोनों कथनों में ये है कि ये कथन जो दे रखा है ये मंदिर के बारे में दे रखा है, और मतलब मंदिर किस तरह से होते थे, उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं बता रहा है। ठीक है, कथन 1। और कथन 2 जो है वो प्रतिमाओं के बारे में बता रहा है। ठीक है, किस तरह से प्रतिमाएं होती थी, यानी कि मूर्तियां होती थी। तो कथन दोनों ही सही है। ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। लेकिन जो सेकंड वाला है ना, वो फर्स्ट वाले का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, मतलब इससे रिलेट नहीं कर रहा है। दोनों क्या है, अलग अलग है। और देखिए ये 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए और 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा ए का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं करता। ठीक है, एक का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कथन 1, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने, देखो तवारीख क्या होता था, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो दिल्ली के सुल्तान थे ना, उनके यहाँ इतिहास लिखने वाले जो इतिहास लिखते थे उसको तवारीख बोलते थे। एक लगभग लगभग वो वाली चीज हो गई जैसे प्रशस्तियां लिखी जाती थी प्राचीन भारत में राजा की तारीफ में। इसी तरह से जो दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे, शहंशाह थे, उनके यहाँ तवारीख लिखी जाती थी। एक तरह से तारीफ से रिलेट कर रहा है ना, कुछ कुछ साउंड तारीफ जैसा आ रहा है, तो तारीख या तवारीख ये उससे ही संबंधित है। ठीक है, अब देखो तारीख एक वचन है और तवारीख बहुवचन है इसका ही, मतलब बहुत सारी लेख लिखे गए हैं, बहुत सारा इतिहास लिखा है, तो तवारीख। ठीक है, के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। मतलब ये जो तवारीख लिखने वाले थे, यानी कि जो इतिहास लिखने वाले थे, उन्होंने कहा, क्या कहा था कि ये जन्म सिद्ध अधिकार की बात कही थी कि जो राजा का पद है वो मतलब वंशानुकरण होना चाहिए, राजा का बेटा राजा। ठीक है, और दूसरी बात यह है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है कि राजा का के जो पद पर बैठेगा वो पुरुष ही बैठ सकता है, महिला नहीं बैठ सकती, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत वाले थे वो महिलाओं को कम समझते थे पुरुषों से। ठीक है, उनका मानना था कि पुरुषों पुरुषों को ही बादशाह बनना चाहिए, महिलाओं को नहीं बनना चाहिए। पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। कथन 2 है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। देखो सारे लोग, किसी भी विचार से सारे लोग कभी भी सहमत हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी विचार है, कोई भी सरकार होती है तो थोड़े बहुत उसके विरोधी होते ही हैं, चाहे वो पूर्ण बहुमत से आए सत्ता में, लेकिन थोड़े बहुत उसके विरोधी होते हैं। तो कभी भी किसी विचार से सब लोग सहमत नहीं हो सकते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा एक का स्पष्टीकरण भी नहीं करता।
यानी कि बी गलत है। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर होएगा वो सी वाला होगा। ठीक है, एक सही है परंतु बी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें लिखा गया है ना कि सारे लोग सहमत है, तो सारे लोग कभी भी सहमत होते ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कथन एक, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कथन गलत है, क्योंकि ये जो कथन दिया गया है ये रानी रुद्रमा देवी के लिए दिया गया है, और रानी रुद्रमा देवी इसी चैप्टर में दिया गया है जिसमें दिल्ली सल्तनत वाले में, जिसमें रजिया सुल्तान दिया के बारे में विवरण दिया गया है, उसी में रुद्रमा देवी के बारे में एक छोटा सा कॉलम बना दिया गया है अलग से, और उसमें उनका परिचय दिया गया है रानी रुद्रमा देवी का। वो दक्षिण भारत की थी, यानी कि कर्नाटक की थी, और काकतीय वंश की थी। तो उन पहले महिलाओं को राजगद्दी पर बैठे हुए नहीं देखना चाहते थे लोग, तो उन्होंने क्या किया था, अपने आप को पुरुषों की तरह दिखाने की कोशिश की थी। मतलब वो ये दिखाती थी कि मैं पुरुष हूँ, और पुरुषों की तरह ही अपने वेशभूषा था उनका, और चाल ढाल, मतलब पूरा कॉपी करके रहती थी पुरुषों को। अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करती कि मैं महिला नहीं हूँ, मैं पुरुष ही हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले जो रूढ़िबद्ध धारणा चली आ रही थी कि महिलाएं शासन में नहीं आती थी, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो ये जो कथन है ये रानी रुद्रमा देवी के बारे में है, रजिया सुल्तान के बारे में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कथन 2। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो ये बात सही है कि जो तवारीख लिखने वाले थे, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार थे, जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिख रहे थे, उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की थी कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। तो देखो स्पष्टीकरण तो कोई दे ही नहीं रहा एक दूसरे का, कोई एक दूसरे से रिलेट है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, कि पहला सही है और दूसरा इसमें आएगा पहला गलत है। ठीक है, पहले ये ऑप्शन ही गलत हो गया है दोनों, इसमें आएगा पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, ये आएगा गलत, पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कथन अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वदा शांति के विचारों को शासन का सिद्धांत बनाया। तो इसका जो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि ये जो नीति शुरू की थी ये अकबर ने शुरू की थी, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी को बराबर समझना। जैसे पहले जजिया कर लिया जाता था, यानी कि जो हिंदू होते थे, जो गैर मुसलमान होते थे, उनको जजिया कर देना होता था, लेकिन अकबर ने इस प्रथा को बंद कर दिया था, क्योंकि अकबर चाहते थे कि सभी धर्म समान है और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और ये भी देखो ये सारे चारों क्वेश्चन एक ही चैप्टर के हैं। ठीक है, कोई अलग अलग चैप्टर के नहीं है, ये 7th क्लास एनसीईआरटी के ही है, और मैंने इस एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की। ठीक है, 6 to 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कथन 2। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। यानी कि जो धार्मिक रीति रिवाजों पर ज्यादा बल देते हैं, नियमों पर ज्यादा बल देते हैं, वो कैसे होते हैं, कट्टर होते हैं। यानी कि उनके लिए जो धर्म है वो सबसे पहले होता है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, और ये इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पहला और दूसरा दोनों सही है, तथा एक का सही स्पष्टीकरण 2 है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ऊपर सुलह कुल की बात दे रखी है, मतलब धर्म की ही बात दे रखी है, और नीचे भी इससे ही रिलेट करता हुआ कथन है। नेक्स्ट देखते हैं 35। कथन दिल्ली के सुल्तानों, देखो ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से ही आया है,
अब देखिए लगातार 5 क्वेश्चन एक ही एनसीईआरटी से आए हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काव्य में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। तो देखो ये बात गलत है कि जो श्रेणीबद्ध समाज था, श्रेणीबद्ध समाज का मतलब है कि जो ब्राह्मणों ने वर्णों को चार वर्णों में विभाजित किया ना, पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो वो ज्यादा सरल हो गया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत के जो शुरुआती जो शुरू में जो जितने शासक आए, उन्होंने क्या किया था कि उनको हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे वो मुस्लिमों में। ठीक है, दूसरा देखते हैं कथन 2, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये जनजातीय जो समाज था ये पूरी तरह से अलग था इन श्रेणीबद्ध समाजों से। ठीक है, ये जो 4 वर्ण थे इनसे पूरी तरह से अलग था, और बाद में कुछ जातियों को अलग दर्जा दे दिया गया था। मतलब इसमें ना वर्ण व्यवस्था में ना मिलाकर, श्रेणी व्यवस्था में ना मिलाकर उनको क्या है अलग दे दिया गया। जैसे कुमार है, लोहार है, मोची है, इनको क्या है अलग ही जाति का दर्जा दे दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा गलत। यहाँ पे क्या आएगा गलत, पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। नेक्स्ट देखते हैं 36। कथन 1, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य को एक संघ बनाने का आह्वान किया। और देखिए ये 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है, 1857 का विद्रोह वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने क्या किया था कि जो आसपास के रियासतें थी, आसपास के जो राजा थे, उनको चिट्ठी लिखी कि भाई सारे के सारे लोग एकजुट होके अंग्रेजों से लड़ने के लिए आ जाइए। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम सारे अगर इकट्ठे लड़ेंगे अंग्रेजों से तो ये अंग्रेज डर के भाग जाएंगे। लेकिन कुछ तो संदेश पहुंचने में देर हो गई सभी राजाओं तक, और कुछ विद्रोह जो था ना 1857 का जो विद्रोह था वो तय समय से पहले ही शुरू हो गया था। ठीक है, जो मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था सिपाहियों का, बेगपुर से जो विद्रोह शुरू हुआ था वो टाइम से पहले, निर्धारित टाइम से ही पहले शुरू हो गया था। और इस विद्रोह का जो एक सबसे बड़ी कमी ये रही कि रियासतें लगभग सभी आ रही थी सामने लड़ने के लिए अंग्रेजों से, लेकिन आ रही थी एक एक करके। यानी कि पहले मेरठ में विद्रोह हुआ, फिर दिल्ली में हो गया, फिर कुछ दिन बाद 5-6 दिन बाद कानपुर में हो गया, फिर कुछ दिन बाद उसमें हो गया कानपुर में, लखनऊ में, ठीक है, फैजाबाद में, झांसी में, मतलब अलग अलग टाइम पे विद्रोह हो रहे थे। अगर सारे लोग इकट्ठे होके एक कोई डेट निश्चित कर लेते और उस दिन से ही बगावत शुरू करते तो आजादी मिलने में आसानी रहती। और इसमें क्या हो रहा था, जैसे मूवियों में आपने देखा है ना कि 10 विलन होंगे और एक हीरो होगा, और एक हीरो से लड़ने के लिए एक एक करके आएंगे, तो जो हीरो होता है ना वो 10-15 विलन को आसानी से मार देता है। अगर वो सारे विलन एक साथ चुपट जाए हीरो से तो क्या हीरो उनसे जीत जाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो उसी तरह से यहाँ 1857 में हो रहा था कि अंग्रेजों को टाइम मिल रहा था अपनी सेना का संचालन करने में। जैसे आज विद्रोह मेरठ में हुआ तो उन्होंने दबा दिया, फिर कल दिल्ली में हुआ तो फिर उन्होंने दिल्ली में दबा दिया, फिर कुछ दिन बाद फिर उसमें हुआ फैजाबाद में, तो वो उन्होंने फैजाबाद में दबा दिया। फैजाबाद मतलब आज का जो अयोध्या है, पहले उसको फैजाबाद बोलते थे। ठीक है, फिर लखनऊ में हुआ तो लखनऊ में दबा दिया, कानपुर में हुआ तो कानपुर में दबा दिया। तो इस तरह से वो ये धीरे धीरे उखाड़ते थे भारत वाले राजा, और वो उसको वहीं की वहीं दबा देते थे। तो मेन जो प्रॉब्लम हुई वो यही हुई कि 1857 में अगर ये उत्तर भारत के सारे राजा जुड़ जाते, ठीक है, रियासतों के सारे मालिक जुड़ जाते और एक दिन बगावत करते तो सफलता मिलती निश्चित। क्योंकि उस समय तक उनके अंग्रेजों के पैर जमे नहीं थे, मुट्ठी भर अंग्रेज थे, मुट्ठी भर उनकी सेना थी,
जीतने का कोई चांस ही नहीं था उनका। लेकिन जो भारत के जो राज्य थे, राज्यों के जो नेता थे, या राजा मान लीजिए, या रियासतों के मालिक मान लीजिए, ये जो थे इनकी नीतियों में कहीं ना कहीं कमी थी। तो अब कथन हम दूसरा देखते हैं। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। यानी कि पहले ये जो आंदोलन, वो बगावत चल रही थी, बगावत कहां से शुरू हुई थी? सिपाहियों से शुरू हुई थी। तो सिपाहियों का जो विद्रोह था वो कमजोर था, क्योंकि कुछ ही सिपाही भी कुछ ही सिपाही विद्रोह में शामिल थे, ठीक है, सब नहीं थे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बोला कि हाँ हम साथ हैं तुम्हारे, और हम विद्रोह करने के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं अंग्रेजों से, तो रातों रात स्थिति बदल गई, और जो पड़ला है वो सिपाहियों का भारी हो गया। मतलब सिपाहियों की जीत निश्चित सी हो गई बहादुर शाह जफर की वजह से, क्योंकि उन्होंने रातों रात उनको समर्थन देने के लिए घोषणा कर दी थी बहादुर शाह जफर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि पहला और दूसरा दोनों सही है, तथा ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखो ये 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, और बहुत डिटेल में कराए ये सारे चैप्टर, आप जाकर देख सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, पूरा 1.5 महीना तो लगभग है ही है। तो अगर आप 2 घंटे भी सेकंड पेपर को पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे मतलब 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो है, अगर आप उनको भी देखते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन क्या है? मेन एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, किसी के नोट से मत पढ़िए, कोई बुक मत खरीदिए, अलग से कुछ मत खरीदिए, एनसीईआरटी खरीद लीजिए। जो सरकारी स्कूल में जो बुक्स पढ़ाई जाती है ना, 6th की, 7th की और 8th की, वो बुक खरीद लीजिए और उनको अच्छे से रीड कर लीजिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, थ्योरी वाली भी और क्वेश्चन आंसर वाली भी। तो आइए देखते हैं औपनिवेशिक काल। देखो औपनिवेशिक काल का मतलब होता है जिस समय अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ठीक है, जो जब कोई भी बाहर के विदेशी जो लोग होते हैं किसी दूसरे देश पर जोर जबरदस्ती करके अपना शासन चलाते हैं, तो उसको औपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे भारत अंग्रेजों का औपनिवेश था ना, कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो औपनिवेश काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? मतलब इसमें कौन सी बात गलत कही गई है उस समय के हिसाब से? ए है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनको क्या है, विधवा उन विधवा स्त्रियों को विवाह का प्रावधान होना चाहिए, मतलब उनको दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। जैसे आसपास आप देखो, कोरोना में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, नई नई उम्र की महिलाएं भी विधवा हो गई थी, मतलब 23, 24, 25 साल की। तो इतनी कम उम्र में अगर कोई विधवा हो जाती है तो उसको निश्चित ही दूसरी शादी अपनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है। तो इसके पक्षधर थे विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और बहुत अच्छा कदम उठाया था। इनकी वजह से आज जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, वो शादी कर सकती हैं। तो यही लेके आए थे ये चीज, ये बिल्कुल सही है। बी है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। देखो केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श नहीं किया था, प्रार्थना समाज के लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे समाज को अच्छा बनाने के लिए, और सभी के लिए वो जो परिवर्तन चाहते थे वो सभी के लिए चाहते थे। जैसे विधवा विवाह है तो वो सभी के लिए चाहते थे कि सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं भारत में, वो उनको सबको दोबारा शादी करने का मौका मिलना चाहिए अगर वो कम एज में विधवा हो जाते हैं। पहले तो और भी 16-17 साल की उम्र में लड़कियां विधवा हो जाती थी, तो पूरा जीवन अपना ऐसे ही गुजारती थी। तो ये जो प्रार्थना समाज है वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं, वो सबके लिए विचार विमर्श कर रहे थे। ग्रंथों पर ही विचार विमर्श नहीं कर रहे थे, वो समाज में बदलाव लाने के लिए कर रहे थे। सी है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ये बिल्कुल सही है।
और डी है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारों को नए कानून बनाने में मदद मिली। मतलब ये जो लोग थे, जो बदलाव ला रहे थे, नए नए बदलाव ला रहे थे, चाहे विद्यासागर हो और चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, तो इन्होंने क्या बोला, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने भी पहल की थी लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो ये लोग किस चीज का हवाला दे रहे थे? ये प्राचीन ग्रंथों का हवाला दे रहे थे। ये बोल रहे थे कि हमारे किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महिलाओं को दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए अगर उनका पति का देहांत हो जाता है, पति नहीं रहता है, या फिर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। तो पहले जमाने में तो महिलाएं पढ़ती थी, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ऋग्वेद को लिखने वाली जो पुरुष भी थे और लेखक भी थे और लेखिका भी थी। मतलब कुछ महिलाओं ने भी ऋग्वेद की कुछ श्लोक लिखे हैं। तो इसका मतलब वो महिलाएं पढ़ी लिखी थी, यानी कि पहले पढ़ने लिखने का प्रावधान था, पहले महिलाएं पढ़ती थी। लेकिन जैसे जैसे ये विदेशी आक्रमणकारी आने लगे, खासतौर से मुगल आए थे, दिल्ली सल्तनत वाले आए थे, तो लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि लड़कियां बाहर जाएंगी तो लड़कियों पर किसी की गलत नजर पड़ेगी, इसलिए। ठीक है, तो देखो इसमें पूछा था कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका आंसर सबको ही पता होगा कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के ही पश्चिमी भाग को काटकर तेलंगाना बनाया है। और देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, मध्य प्रदेश का भाग था छत्तीसगढ़। ठीक है, जो आज का छत्तीसगढ़ है वो किस में से कटा हुआ है? वो मध्य प्रदेश में कटा हुआ है। और यूपी का ही भाग था उत्तराखंड। उत्तराखंड किस में से बना है? यूपी में से ही काट के बना दिया गया है। बिहार में से झारखंड काट के बना दिया गया है। ठीक है, ये सारे छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आप भारत में रहते हैं तो भारत की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यमों की सही भूमिका का चयन करें। ए, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी है, इसे हर दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसने पूछा क्या था। इसने पूछा था लोकतंत्र में संचार माध्यम, मतलब लोकतंत्र में जो मीडिया है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कैसा होना चाहिए? कि उसको नागरिकों को जो सूचनाएं हैं, जो सही चीज है उसको पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब हमें कोई भी देश में क्या क्या चीजें हो रही है, कहाँ चुनाव हो रहे हैं, कैसे चुनाव हो रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, या किस तरह से खेल हो रहे हैं, हमारी टीम कहाँ कहाँ जीत के आ रही है, कहाँ कहाँ हार के आ रही है, ये सारी सूचना हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है समाचारों से। ठीक है, तो समाचार जो लोकतंत्र में संचार का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? कि सही इंफॉर्मेशन नागरिकों तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, और ये वाला गलत है। विज्ञापन से कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन मतलब एड, जो टीवी पे एड दिखाए जाते हैं वो तो हम जबरदस्ती देख लेते हैं। ठीक है, उनसे हमारा कोई मतलब लेना देना ज्यादा होता नहीं है। हालांकि ज्ञान होता है कि कौन कौन सी चीज मार्केट में आ रही है, लेकिन देखिए लोकतंत्र में संचार माध्यम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संचार से इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक अलग चीज है। विज्ञापन और समाचार एक अलग चीज है। सी था कि हर दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि एक ही पक्ष को आप दिखाएं, दूसरे पक्ष को भी दिखाना चाहिए। यानी कि किसी ने अगर मर्डर कर दिया है तो उसने मर्डर क्यों किया है ये भी दिखाना चाहिए, और किस हालात में किया है ये भी दिखाना चाहिए, और जो मरने वाला व्यक्ति था उसने जो मर्डर किया है उसके साथ क्या किया था वो भी, मतलब दोनों चीजों को दिखाना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में किसी बात को लेकर बहस चल रही है तो जो मीडिया है उसको ना केवल कांग्रेस की साइड लेनी चाहिए, ना केवल बीजेपी की साइड लेनी चाहिए, मतलब दोनों पक्षों की सभी बातों को रियल दिखाना चाहिए जैसी कि घटनाएं चल रही हैं। ठीक है, ये मीडिया का धर्म है।
लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र का जो मीडिया होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी कि जो चीज सही है, जैसी है, उसको जनता को वैसी ही दिखानी चाहिए। तो इसका ए और सी सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? देखो, रूढ़िवादी चित्रण मतलब विज्ञापन, रूढ़िवादी का मतलब ये है कि कुछ नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि लड़कियों को ऐसे देखा जाता है कि घर के कामकाज के लिए लड़की बैठा रहे। ठीक है, जैसे बर्तन धोने का ऐड होगा तो उसमें क्या है, लड़की ही बर्तन धोते हुए मिलेगी। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, लड़कों को भी दिखाते हैं कई बार। और अगर बाइक के जितने भी ऐड होते हैं वो लड़कों को ही मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़का बाइक चला सकता है, लड़की बर्तन मांजेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जेंडर को दिखा रहा है, ये लिंग भेदभाव को दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो धारणा है ये रूढ़िबद्ध धारणा है। लेकिन अब काफी चेंज आ रहा है। अब जैसे लिपस्टिक का ऐड है, लिपस्टिक का ऐड है, या चूड़ियों का ऐड है, मतलब मेकअप का कोई भी सामान का ऐड है, तो उसमें क्या है, लड़कियों को ही दिखाते हैं। तो ये क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब आप समझ गए ना, कि फिक्स कर रखा है कि लड़कियों का ये काम है और लड़कों का ये काम है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मेकअप लड़के भी करते हैं, है ना। अब देखिए, ऑप्शन ए, लिपस्टिक के एड के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है, हमें देखना है कौन सी नहीं है। बी है, गाड़ी के विज्ञापन में, यानी कि गाड़ी का ऐड दिया जा रहा है, किसी भी गाड़ी का ऐड दिया जा रहा है, जो 4 पहिया वाहन होते हैं उसका ऐड दिया जा रहा है। मैं एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ना, यानी कि उसका हस्बैंड उसको ऑफिस छोड़ के ने जा रहा है। ठीक है, गाड़ी के ऐड में ज्यादातर इस तरह से ही ऐड होते हैं। सी है, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। और डी है, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि माँ ही सुबह को चाय बनाएगी। ठीक है, जो रूढ़िबद्ध धारणा के तहत नहीं है वो ये वाला है, सी वाला है, कि स्पोर्ट्स जूते महिला भी पहन सकती है और पुरुष भी पहन सकते हैं, यानी कि लड़की खेल रही है फुटबॉल और उसने स्पोर्ट्स जूते पहन रखे हैं, तो लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कियां भी पहन सकती हैं, और फुटबॉल दोनों ही खेल सकते हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं, लड़के भी खेल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। अब देखिए, दो कथन दे रखे हैं, हमें देखना है कि कौन से महाद्वीप के बारे में बात हो रही है। ए, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। बी, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और दक्षिण गोलार्ध में है, यानी कि जो इक्वेटर है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे वाले पोर्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, अब सूर्य से दूर जाएंगे तो क्या होता है वो चीज देखनी है। एक, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता है, बिल्कुल गलत बात है, जबकि जो आगे वाले ग्रह हैं, जो पार्थिव ग्रह हैं वो छोटे हैं और जो गैसीय ग्रह हैं वो बड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, पार्थिव ग्रह का मतलब है आगे के 4, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, पार्थिव यानी कि उनका जो जैसे हमारी पृथ्वी पर मिट्टी है ना उस तरह के, और गैसीय ग्रह में जो उनकी सतह होती है वो गैस से बनी होती है, मिट्टी जैसा नहीं होता, मतलब ठोस चट्टान नहीं होती, गैस के होते हैं। तो आगे के 4 कैसे हैं, पार्थिव, और पीछे के 4 कैसे हैं, पीछे के 4 का मतलब है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो वो कैसे हैं, गैसीय ग्रह हैं। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। बी है, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, बिल्कुल गलत। मैंने बताया था ना, सूर्य के निकट 4 ग्रह कैसे हैं, गैस के बने हुए नहीं है, पार्थिव के बने हुए हैं, यानी पृथ्वी जैसे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी की जो ठोस चट्टान है उस तरह के बने हुए हैं। और
और सूर्य से दूर वाले ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं। तो इसमें क्या है, उल्टा दे दिया है। सी है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ जाती है। तो देखिए जो 42 का सही आंसर हो जाएगा वो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि जो बुध है वो बहुत कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। फिर बुध से ज्यादा टाइम लगता है शुक्र को, शुक्र से ज्यादा टाइम लगता है पृथ्वी को, पृथ्वी से ज्यादा टाइम लगता है मंगल को, और उससे ज्यादा टाइम लगता है बृहस्पति को। यानी कि सूर्य के जितने दूर होते चले जाएंगे उन्हें उतना ही ज्यादा समय लगेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, क्योंकि उनका जो कक्षा है वो बड़ी हो जाएगी, उनका जो गोला है घूमने का, वो जो सर्कल है वो क्या है, बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो डिस्टेंस है ना ग्रहों में, वो आकर्षण बल के वजह से वो एकदम फिक्स है कि इतना ही रहेगा, तो वो उतने अंतर से ही घूमेंगे। तो जितना ग्रह पीछे होंगे सूर्य से उतना ही उनको टाइम ज्यादा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं 43। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी अक्षीय समतल की ओर ना झुकी होती, ना झुकी होती तो क्या होता। हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी का मतलब है 66.5 डिग्री झुकी हुई है अपने तल पर। ठीक है, कितने डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये 6 क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी से आया है। ऑप्शन है ए, प्रदीप्ति व्रत और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। नेक्स्ट है, देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रदीप्ति व्रत क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। देखो ये जैसे गोलार्ध है, ठीक से बन नहीं पाया है, आप देख लेना। तो प्रदीप्ति व्रत क्या है, बिल्कुल जो पृथ्वी है उसको दो भागों में बांट दिया है, इधर वाला पूर्वी एरिया और इधर वाला पश्चिमी एरिया। ठीक है, ये हो गया प्रदीप्ति व्रत, यानी कि इधर वाला पूर्वी और इधर वाला पश्चिमी। लेकिन जबकि जो देशांतर रेखाएं है वो सीधी नहीं है, वो कैसी है, थोड़ी थोड़ी कर्व टाइप की है, इस तरह की है। ठीक है, किस तरह की है, इस तरह की है, कर्व टाइप की है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर वो झुकी हुई ना होती तो क्या होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो प्रदीप्ति व्रत है और जो देशांतर रेखा है वो एक दूसरे से क्या है, मिल जाती। बी है, प्रदीप्ति व्रत और अक्षीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। देखो प्रदीप्ति व्रत क्या है, ये इस तरह से है, लंबाई में है, और अक्षांश कैसे होता है, ऐसे। तो कभी भी अक्षांश से प्रदीप्ति व्रत वाली रेखा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अक्षांश ऐसे है और प्रदीप्ति व्रत वाली रेखा ऐसे है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है कि जब झुकी हुई नहीं होती तो एक जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही है वो साल भर उसी तरफ पड़ती, यानी कि एक तरफ ऊपर वाले हिस्से में क्या रहता, गर्मी रहती है, ऊपर नीचे वाले हिस्से में ठंड रहती। यानी कि ऊपर वाले हिस्से में 6 महीने वाला जो दिन होता है ना वो हमेशा दिन ही होता, और नीचे वाले हिस्से में हमेशा रात ही होती। यानी कि मौसम जहां जैसा है वैसा ही रहता, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किसकी वजह से होता है, ये झुकी हुई है इसलिए। तो कभी सूर्य की जो सीधी किरणें हैं कभी इधर पड़ रही हैं, कभी इधर पड़ रही हैं, कभी इधर पड़ रही हैं, झुकी हुई है इसलिए ही। तो अगर झुकी हुई नहीं होती तो हमेशा सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पड़ती सीधी। ठीक है, या जिधर भी पड़ती मतलब सीधी ही पड़ती। तो इसका ए और सी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में शरद ऋतु कब आती है, शरद ऋतु आती है नवंबर में। ठीक है, यानी कि जब जो वर्षा ऋतु है वो जा रही होती है और जो ठंड है वो शरद ऋतु जो होती है वो आ रही होती है। यानी कि एक तरह से वर्षा खत्म होने वाली होती है और जो ठंड है वो शुरू होने वाली होती है। तो उसके जो बीच का समय होता है वो होती है शरद ऋतु, यानी कि नवंबर के आसपास की बात है। यानी मिड अक्टूबर से 15 अक्टूबर से नवंबर तक के कुछ बीच का समय है जिसमें शरद ऋतु आती है। यानी बहुत भीनी भीनी सी ठंड होती है, पंखा नहीं चलाते हो और पूरी बाजू के कपड़े पहन के रहते हो, वो टाइम होता है। ठीक है, के संबंध में ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से नहीं जाना जाता है। अब देखिए शरद ऋतु वाले जो मानसून होते हैं वो कैसे होते हैं, एक मिनट में मैं आपको भारत का मैप बना के दिखाती हूँ। देखिए मैप थोड़ा ऐसे ही बनेगा, आप एडजस्ट कर लेना।
समझ जाना, ठीक है। मेरी ये ड्राइंग थोड़ी सी वीक है और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ। अब देखिए, एक मिनट चार्जिंग लगा देती हूँ, चार्जिंग खत्म हो रही है इसकी। हाँ देखिए, अब ये भारत का मैप बन गया है। तो जो शरद ऋतु वाले जो मानसून होते हैं वो कैसे होते हैं, लौटते हुए मानसून होते हैं। उनकी जो दिशा होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह से वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, यानी कि स्थल से समुद्र की तरफ जाते हैं। कहां से जाते हैं, स्थल से समुद्र की तरफ। तो जो नवंबर में और दिसंबर में जो बारिश होती है वो ज्यादातर कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर, यानी कि तमिलनाडु में होती है वो जो बारिश होती है, ठीक है। तो उनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण दक्षिण पश्चिम नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम वाली कैसे होगी, वो ऐसे वाली होगी, मतलब जो मानसून है वो समुद्र से स्थल की तरफ जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम होगी। लेकिन ये क्या है, लौटते हुए मानसून है, यानी कि बारिश करने के बाद जब ये लौट रहे हैं, ये वाले मानसून है। तो इन मानसूनों को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पूर्व से आ रहे हैं, ठीक है। ये कहां से आ रहे हैं, उत्तर पूर्व से, मतलब इधर से आ रहे हैं। ये उत्तर पूर्व से कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, यानी कि समुद्र की तरफ जा रहे हैं। तो बारिश कहाँ करके जाएंगे, तमिलनाडु पर करके जाते हैं। अब देखिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बी देखते हैं, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं। स्थल की ओर नहीं बहती हैं, समुद्र की ओर बहती हैं। यानी कि लौट रही हैं तो कहां कहां आएंगी, लौट के कहां आएगा मानसून, समुद्र से गया था स्थल की तरफ, तो स्थल से कहां, यानी कि इन पहाड़ी इलाकों से टकरा के, इन पहाड़ियों से टकरा के कहां आएगा, वापिस समुद्र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलत है कि वो जो मानसून जो पवने हैं वो स्थल से, स्थल की ओर बहती नहीं है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है। सी है, यह मौसम मानसून के आने और आगे बढ़ने का होता है। तो ये जो मौसम होता है मानसून के जाने का होता है, ठीक है। कैसा होता है, आने का नहीं होता, जाने का होता है। तो ये सारे ही गलत हैं ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ए महानदी और गोदावरी, बी कृष्णा और कावेरी, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, और डी है नर्मदा और तापी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो डेल्टा बनाती है ये सुंदरबन का डेल्टा होता है, कहा जाता है। और सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदियां हैं दोनों, गंगा भी और ब्रह्मपुत्र भी। हमारे देश में तो बहुत छोटी दिखती है ब्रह्मपुत्र, लेकिन ये तिब्बत और चीन होती हुई आती है, यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है और असम की तरफ से प्रवेश करती है ना ब्रह्मपुत्र नदी। और ये इसका जो डेल्टा है हमारे भारत में बनता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। किसमें बनता है, पश्चिम बंगाल में। और वैसे बहुत ज्यादा जो डेल्टा का भाग है वो बांग्लादेश में है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से ही तो पश्चिम बंगाल कटा है ना, इसलिए। तो हमारे देश में कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल में। और इस डेल्टा का जो बड़ा पार्ट है, मतलब बहुत थोड़ा पार्ट हमारे देश में दिखाई देता है, और जो बड़ा पार्ट है वो कहाँ है, बांग्लादेश में है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं डेली आप लोगों की कमेंट भी पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है। और आपको मैं फिर एक बार बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम को क्रैक करने में और क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या सीटेट का पूरा सिलेबस फ्री में चाहते हैं, उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और आप भी इन फ्री वीडियो का लाभ उठाइए और सीटेट एकदम फ्री में, सीटेट का पूरा सिलेबस एकदम फ्री में पाइए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।